दोस्तों आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब और फेसबुक पर आपको कई तरह के वीडियोस और पोस्ट मिलते हैं जिसमें यह दावा किया जाता है कि साल 2023 में तुर्की कुछ बड़ा करने वाला है। तो आखिर क्या वजह है कि साल 2023 की इतनी ज्यादा चर्चा है और तुर्की ऐसा क्या करने वाला है जिससे सभी यूरोपीय और तमाम मुस्लिम विरोधी देश डरे हुए हैं। और ऐसा क्या है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान अक्सर अपने भाषणों में ये कहा करते हैं कि साल 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। आखिर ऐसा क्या होगा, क्या बदलाव आएंगे कि तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। और दोस्तों क्या वजह है कि बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि साल 2050 तक इस्लामिक देशों में तुर्की सबसे ताकतवर देश माना जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी चीजों के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोस आगे भी मिलती रहे। दोस्तों साल 2023 को समझने के लिए हमें इतिहास में 100 साल पीछे यानी कि 1923 में जाना होगा। कहानी की शुरुआत होती है साल 1914 से, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उस वक्त तक करोड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके थे और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ साथ इस्लामिक दुश्मन देशों को ये मौका भी मिल गया कि उन लोगों ने मुसलमानों की सबसे बड़ी रियासत और सबसे लंबे वक्त तक चलने वाली रियासत, जिसको हम खिलाफत उस्मानिया यानी सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं, उसको खत्म कर दिया। और इतनी बड़ी और इतनी मजबूत रियासत को खत्म करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए दुश्मन देशों ने पहले से ही साजिशें करना शुरू कर दी थी। खिलाफत उस्मानिया के अंदर अपने ही गद्दार और अपने जासूसों को बिठा रखा था। इर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखने वाले लोग ये बात जान चुके होंगे कि पहले के दौर का माहौल क्या होता था। मुसलमानों की सल्तनत को कमजोर कर उन्हें खत्म करने के लिए दुश्मन देश इसी तरह के जासूस और गद्दारों का सहारा लिया करते थे, क्योंकि मुसलमानों को जंग के मैदान में हराना इतना आसान नहीं होता था। और यही 1923 में भी हुआ। तुर्की के अपने ही लोगों ने गद्दारी की। ईसाई और यहूदियों ने मिलकर अपनी साजिशों के चलते उस्मानिया खिलाफत को पूरी तरह से कमजोर कर दिया और आखिरकार उन्हें वो मौका मिल ही गया जिसका इन्हें बरसों से इंतजार था। तुर्की के कमजोर होने पर दुश्मनों ने उनके सामने शर्त रख दी कि अगर तुर्की अपनी सलामती चाहता है तो हम जो कहते हैं उसे मानने के लिए तैयार हो जाए। तुर्की के पास भी सर झुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और इन सब बातों के नतीजे में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट को लोजेन के नाम से भी जाना जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में वो शर्त रखी गई कि जिन शर्तों ने तुर्की को आने वाले 100 सालों के लिए एक कोने में बांधकर पटक दिया और जो देश पहले बहुत ताकतवर हुआ करता था अब वो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उन शर्तों में सबसे पहली शर्त ये थी कि जो खिलाफत थी यानी खिलाफत उस्मानिया, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और उसकी जगह तुर्की को एक सेक्युलर देश बना दिया जाए। और उसके बाद जितने भी खिलाफत उस्मानिया में देश आया करते थे जैसे कि सऊदी अरब, लेबनान, इजिप्ट, लीबिया और आसपास की जितनी भी कंट्रीज थी उन सबको आजाद कर दिया गया और सबने अपना अपना अलग देश बना लिया। सल्तनत उस्मानिया के जो आखिरी सुल्तान थे उनको और उनके पूरे खानदान को मुल्क से बाहर निकाल दिया ताकि ये लोगों के साथ मिलकर कोई बगावत न कर दें। दोस्तों अगली शर्त ये थी कि तुर्की अगले 100 सालों तक अपनी ही जमीन से तेल नहीं निकाल सकता। दोस्तों आज पूरी दुनिया जानती है कि तुर्की की जमीन में बहुत ज्यादा तेल है जो उसे आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत कर सकता है, जैसे कि आज कतर, ईरान, सऊदी अरब, इस तरह की जितनी भी कंट्रीज हैं जो आज तेल के दम पर बहुत ज्यादा अमीर हो चुकी हैं। तुर्की भी तेल की मदद से बहुत ऊपर जा सकता था और इसीलिए तुर्की पर तेल निकालने पर भी पाबंदी लगा दी गई। उन्हीं शर्तों में से एक शर्त ये भी थी कि तुर्की की जो बंदरगाह है जो यूरोप और एशिया देशों को मिलाती है उस पर से भी तुर्की का कब्जा हटा दिया गया, यानी कि ये कानून बना दिया कि ये पूरी दुनिया की संपत्ति है और अब तुर्की 100 सालों तक इस बंदरगाह से गुजरने वाले जहाजों से कोई भी टैक्स वसूल नहीं कर सकता। और इसी तरह की कई शर्तें लगाई गई जिससे तुर्की वजूद में ना आ सके। और अब ये कॉन्ट्रैक्ट, ये सभी शर्तें साल 2023 में खत्म होने वाली है, यानी कि 2023 एक ऐसा साल है कि जिसके आने के साथ साथ तुर्की अपनी खिलाफत की मांग कर सकता है, अपनी जमीन से तेल निकाल सकता है और उसके अलावा तुर्की की जो बंदरगाह है उससे टैक्स वसूल करके अपनी इकोनॉमी, अपनी जीडीपी को बहुत ऊपर ले जा सकता है। और साल 2023 में क्या मोड़ आने वाला है इसका अंदाजा हम सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो अक्सर अपने भाषणों में ये कहते हैं कि साल 2023 के बाद तुर्की एक ऐसा तुर्की बनेगा जो अपनी तारीख में पहले कभी हुआ करता था। और ये तो हम सभी जानते हैं कि खिलाफत उस्मानिया की तारीख क्या है।
खिलाफत उस्मानिया इर्तुगरुल गाजी के दौर से जो निकल कर आई थी वो तुर्की सल्तनत ही थी। एक छोटे से कबीले में बसने वाले लोगों ने इतनी बड़ी सल्तनत की बुनियाद रखी और पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराया। ये इस्लाम की सबसे बड़ी सल्तनत थी। और अब सबसे बड़ी और जरूरी बात यह कि यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका जैसे जितने भी इस्लामिक विरोधी देश हैं, इन देशों को इतना ज्यादा डर नहीं होता अगर रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति ना होते। लेकिन परेशानी की बात यह है कि साल 2023 आने के साथ साथ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान हैं, जो कि एक इस्लामिक कट्टर सोच रखते हैं और उनका नजरिया ये है कि इस्लाम नहीं तो कुछ नहीं। और यही वजह है कि वो लोग अभी से तुर्की के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें रच रहे हैं और 2023 से पहले तुर्की को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 2-3 साल पहले ही तुर्की की फौज के जरिए से रजब तैयब एर्दोगान का जो तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी वो भी इस्लामी दुश्मन देशों की तरफ से ही एक खुफिया साजिश थी। और अब ये कहना बिल्कुल मुमकिन नहीं कि 2023 के बाद क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि यकीनन साल 2023 के बाद मुसलमानों के हालात काफी हद तक सुधर जाएंगे और आने वाली नस्लों के लिए कई बदलाव आएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।